It is recommended to watch this video till the very end because it will be very helpful to you. I guarantee that. All the videos referred and recommended in this video, the link will be provided in the description. So please do watch all the videos. Assalamualaikum ladies and gentlemen, my name is Asjad Wasi and you're watching Online School of Audit and Accountancy. जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि एक वीडियो आने वाली है और बहुत अच्छी आने वाली है और ये वीडियो है ऑडिट रिस्क के ऊपर। अब आप सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल का टूर करा देता हूँ, जो हमारा ऑनलाइन स्कूल ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटेंसी का यूट्यूब पेज है। आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाएंगे और इधर लिखेंगे, टाइप करेंगे ऑनलाइन स्कूल ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, प्रेस एंटर। आपके सामने ये चैनल खुल जाएगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ 24 वीडियोस हैं लेकिन फीडबैक बड़ा अच्छा है। आप इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ऑल का नोटिफिकेशन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के सबसे पहले मिलें। और ये हमारा चैनल है। आप सेक्शन में जाएंगे वीडियोस के। इफ़ यू गो इनटू वीडियो सेक्शन, यहाँ पर बहुत मेहनत की गई है ऑडिट के ऊपर और यकीन करें ये सारी वीडियोस ये नहीं है कि आपको एक ओवरव्यू दे दें चीज़ों का। ये ट्रबल शूटिंग वीडियोस हैं जो कि इशू फेस होते हैं स्टूडेंट को, और एज अ स्टूडेंट हमने भी जो इशू फेस किए हैं तो इन वीडियोस में उसको ज़्यादा एड्रेस किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आइज़ा 250 से रिलेटेड है, इंटेल कंट्रोल से रिलेटेड वीडियोस हैं, ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड है, या CFAP 6 को किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है, ये एक मेरी वीडियो है और ये एक शोएस की तरफ से वीडियो है ऑडिट स्ट्रैटेजी वाली। और बहुत सारी वीडियोस हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो ऑडिट रिस्क पर है। तो मैं दिखाता हूँ कि ऑडिट रिस्क के हवाले से हमने कितनी वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई हैं। एक वीडियो है ऑडिट प्रोसीजर के हवाले से कि ऑडिट रिस्क के बाद उसको एड्रेस करने के लिए आप ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे, किस तरह परफॉर्म करोगे। तो आइज़ा 500 ऑडिट एविडेंस और इसको लिंक करता है जाके ऑडिट प्रोसीजर से। असर्शन, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर, ये एक डिटेल वीडियो है 24 मिनट 25 मिनट की, ये आप देखें। और यहाँ पे कमेंट में कहता है कि रियली हेल्पफुल ऑल्दो आइज़ा इज लेंदी बट द वे यू समराइज रियली मेड इजी। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको देखें क्योंकि जो वीडियो देख रहा है अच्छी फीडबैक दे रहा है। ये एक और है ऑडिट रिस्क के ऊपर, ऑडिट रिस्क बैंक। इसमें किया ये गया है कि जितने भी ऑडिट रिस्क के सवालात आए थे एग्जाम्स में उसको कंपाइल किया गया है और बताया गया है कि कॉमन ऑडिट रिस्क कौन कौन से हैं जो आप एग्ज़ाम के अंदर इवन याद करके उसको रिपीट कर सकते हो और आपने नए रिस्क पे काम करना है तो आपका टाइम सेव होगा। ड्राफ्टिंग पे इस पर थोड़ा काम किया गया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि CFAP 6 को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। बहुत अच्छी फीडबैक इस वीडियो पे भी रिसीव हो रही है, तो आप इस वीडियो को देखें। आइज़ा 315 पे वीडियो बनाई गई है शोएस की तरफ से, तो आप इसको देखें अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कि अंडरस्टैंडिंग के स्टैंडर्ड पे कि किस तरह से इस स्टैंडर्ड को लेके चलना है और ग्रिप करनी है चीज़ों पे। ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन को किस तरह ग्रिप करना है, ये शोएस की तरफ से एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो थी, ये अपलोड की गई है। आप इस वीडियो को देखें। और ऑडिट रिस्क के ऊपर एक सवाल जो है वो भी डिस्कस किया गया है कि आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते थे। तो ये कुछ वीडियोस है हमारी तरफ से, ये डाली गई हैं इस चैनल पे, तो आप लोग देखें और अपनी फीडबैक से हमें आगाह करें। और चलते हैं साथ में अपने नए इस वीडियो की तरफ जो है क्या ऑडिट रिस्क। अब इसमें CFAP 6 के बच्चा है वो भी देख सकता है कि F9 के स्टूडेंट देख सकते हैं, ECC F8 और P7 के लोग जो हैं वो भी देख सकते हैं। वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि चैनल पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऑडिट रिस्क के हवाले से डाली में। नाउ इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स दी अदर स्टैंडर्ड्स लाइक फ्रॉड 570। इस एरिया पे मैं अभी काम कर रहा हूँ और ये वीडियो भी आपको इंशाल्लाह इन कमिंग वीक्स दिख जाएगी। ऑडिट रिस्क के हवाले से ये जो वीडियो है ये आपको लगेगा कि काफ़ी बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, लेकिन एक इमारत, आप बड़ी इमारत जब खड़ी करते हैं तो उसकी बेस जितनी स्ट्रांग होगी इमारत उतनी ही पायदार बनेगी, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग बनेगी। तो इस ऑडिट रिस्क की वीडियो को आप देखेंगे और उन सारी वीडियो से आप लिंक करेंगे तो ऑडिट रिस्क का मेरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आंसर्स को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ऑडिट रिस्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है ऑडिट रिस्क। आप किसी भी बंदे से मिलते हैं तो आप उसके नाम का मतलब पूछते हैं सबसे पहले उसको समझने के लिए, ठीक है। तो हमें ऑडिट रिस्क को समझने के लिए पता होना चाहिए कि ऑडिट क्या है। और आप सबको पता है, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ दिस वीडियो
इसको टेक ऑफ कराने के लिए। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उसमें बात करूंगा मैं, व्यू में बात करूंगा तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है तो एक इंडिपेंडेंट पार्टी की आपको जरूरत होती है, क्योंकि शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। ये बातें बहुत बेसिक सी हैं, आई होप कि आप सबको ये चीज़ें तो पता ही है। फिर रिस्क क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, प्लेन इंग्लिश में कोई भी चीज़ किसी भी तरह गलत हो जाए, मतलब अनइंटेंडेड रिजल्ट्स आपको मिले उस चीज़ के, आप चाह रहे हो ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, वो हो गई उस तरह से। आप चाह रहे हो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का टूर हो और न्यूजीलैंड खेले अच्छी क्रिकेट, न्यूजीलैंड ने नहीं खेला, तो दैट इज़ द रिस्क, उसके अगेंस्ट कुछ प्रोसीजर होता है। ठीक है जी। फिर ऑडिट रिस्क क्या है? अब इन दोनों को, ऑडिट और रिस्क को कंपाइल किया आपने। ऑडिट रिस्क क्या है? और स्टैंडर्ड हमें बताता है कि देयर इज दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड। अब सीफैप 6 का जो बच्चा है वो आर्टिकल्स कर चुका है या कर रहा है, उसको समझ में आएगा। लेकिन अगर वो कैफ का बच्चा है, ठीक है, तो उसको शायद समझ में नहीं आए इस तरह के ऑडिट रिस्क क्या होता है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हैं और आपने ओपिनियन दे दी अनमॉडिफाइड क्लीन रिपोर्ट दे दी कि भाई कोई मसला नहीं है, या फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है और फिर भी आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दी, आपको पहले वाले केस में ओपिनियन कौन सी देनी चाहिए थी? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है, आपको देनी चाहिए थी मॉडिफाइड या क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है। और केस नंबर 2 में आपको देनी चाहिए थी अनमॉडिफाइड या क्लीन ओपिनियन, क्योंकि नॉट मटेरियल मिसस्टेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो आपने ये ओपिनियन दी है वो गलत है। इसी को हम देते हैं रिस्क, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है बट आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है और आपने क्लीन ओपिनियन इशू कर दी, क्योंकि आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट ही नहीं हुई है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का। इसको ऑडिटर इसको समझने के लिए ऑब्जेक्टिव को समझना जरूरी है, जो कि स्टैंडर्ड ने हमें बताया है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, whether due to fraud and error, enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कि क्या वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनी है या नहीं बनी है। ऑडिटर का मकसद ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट हो। ऑडिटर का मकसद ये है कि अगर वो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है तो वो उसी तरह रिपोर्ट करे। ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरह बनी है वो उसको उसी तरह रिपोर्ट करे। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 बिल्कुल वही आ गया, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द आइजाज। ये 700 की सीरीज है। इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग, कि सही है तो उसको सही बताए और अगर गलत है तो उसको गलत बताए, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है वो उसको गलत बताता है, तो ये ऑडिट ऑडिट रिस्क हो गया कि हो सकता है कि ऑडिटर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव ही ना कर पाए। आगे चलते हैं कि भाई ऑडिट रिस्क क्या है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, दैट इज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट, और डिटेक्शन रिस्क। ठीक है जी। अब इन दोनों टर्म्स को हम देखते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट अभी हुआ नहीं है, ठीक है, होने जाएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना, कि आपका आपका वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए मैनेजमेंट का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन रिस्क है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं। वो किस वजह से कर सकती हैं? क्योंकि इनहेरेंट रिस्क होता है, कुछ चीज़ों में इनहेरेंट रिस्क होता है। वो वजह वो चीज़ ही ऐसी होती है कि अगर आप कुछ भी नहीं करो तो वो मिसस्टेटेड होंगी चीज़ें। लेट्स से कि आपकी पेपर की हम एग्जांपल अगर लें, तो आप प्रिपेयर करने जा रहे हो अपने पेपर के लिए, और इनहेरेंट है, ये लिखा हुआ है कि यार आप फेल हो गए पेपर में, आप लाजमी फेल हो गए। उसके लिए आप क्या करते हो? आप कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हो कि यार मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, मैं नमाज़ पढ़ूंगा और मैं जल्दी नाश्ता करूंगा और मैं पढ़ने बैठूंगा, ये टॉपिक मैं कवर करूंगा, ये सारी चीज़ें। आप क्या करते हो? उस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करते हो, इन बिल्ड रिस्क के उसके अंदर। इसी तरह हम अकाउंटिंग अगर उसमें बात करें, टर्म्स में बात करें, तो बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, और इस तरह के कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्ट्रक्चर जो हो गए, हमारी रियल पार्टी की ट्रांजेक्शन होगी, उसके अंदर इनहेरेंट रिस्क इनबिल्ट होता है। दूसरा कंपोनेंट रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगा, वो होगा कंट्रोल रिस्क। इन दोनों चीज़ों के कंट्रोल रिस्क क्या है? कि मैनेजमेंट विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। डिटेक्शन रिस्क के हवाले से, प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल विल नॉट डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअल और एग्रीगेट। ऑडिटर ये वाला एरिया तो
जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये मैनेजमेंट से रिलेट करता है ये एरिया। और डिटेक्शन रिस्क वाला जो ये ऑडिटर से रिलेट करता है कि ऑडिटर ने डिटेक्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो अगर डिटेक्ट ना कर पाए तो ये डिटेक्शन रिस्क बन जाता है भाई, कि भाई ऑडिटर डिटेक्ट ही नहीं कर पाया ये मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल्स में। इनहेरेंट रिस्क के हवाले से जो मैंने आपको अभी ब्रीफ किया, ये उसकी डेफिनेशन, ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन about a class of transaction account balance disclosure being materially misstated before consideration of any related controls। उसकी नेचर ही ऐसी है कि उसके अंदर मिसस्टेटमेंट होगी, नेचर ही ऐसी है। कैश है, लिक्विड कैश है, ठीक है, पैटी कैश है, 15,000 50,000 लिमिट है, और एक बंदा उसको देखता है और उसी के पास सारा कंट्रोल है कैश मेंटेन करने का। इनबिल्ट रिस्क है यार उसके अंदर कि वो हो सकता है कि वो कैश कैश चोरी करके भाग जाए, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने से पहले आपको पता है। कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस। प्रिवेंट का मतलब होने से पहले रोक दो, डिटेक्ट का मतलब हो गया है तो डिटेक्ट कर लो कि हाँ ये हो गया है, और करेक्ट का मतलब कि अब हो गया है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या आप मेजर्स ले रहे हो ऑन अ टाइमली बेसिस, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये वाला जो एरिया जो मैंने आपको कहा, ये पूरा एरिया इज कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, और जो ये राइट साइड का एरिया है ये कंट्रोल बाय द ऑडिटर है। ओके, मोर कंट्रोल, जितना ज़्यादा कंट्रोल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेगी उतने ही कम चांसेस होंगे, उतना ही कम रिस्क होगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, और उतना ही कम होगा ऑडिट रिस्क। ये तो हो गया मैनेजमेंट साइड पे। अब ऑडिटर साइड पे क्या है कि ऑडिटर जितना सैंपल साइज को इंक्रीज करेगा, जितने आइटम्स वो चेक करेगा, उतना ही कम होगा उसका, और जितना कम होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू मोर कंट्रोल, लेस विल बी दी ऑडिट रिस्क। इसको ज़रा इस तरह भी समझ लें तो ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। यहाँ पर हमने बताया कि भाई आपका रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो आपका ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल इन्वेस्टमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क कम करने के लिए आपको, आप देखो इनहेरेंट रिस्क आप अज्यूम कर लो कि हाई है, कंट्रोल रिस्क हाई है, आपको अपने डिटेक्शन रिस्क को कम रखना है, ऑडिटर को ज़्यादा सैंपल साइज सेलेक्ट करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई योर ऑडिट रिस्क इज इंक्रीज। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये वीडियो जिसकी वजह से बन रही है, आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑडिट रिस्क क्या है, अदरवाइज आप उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी असर्शन मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है। एग्जिस्टेंस मिसस्टेट हो सकती है, एग्जिस्टेंस की वजह से एरर आ सकता है कि एक मशीनरी रिकॉग्नाइज की हुई है और वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अकरेंस, एक ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, एक सेल ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, बुक्स में रिकॉर्ड हुई है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी गलत है भाई, वो टोटलिंग में कोई सिस्टम में कैलकुलेशन एरर आ गया, वो गलत है। ट्रांजैक्शन सेल्स सेल्स कंप्लीट ही नहीं है, कंप्लीटली सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई, कंप्लीट परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुई, कंप्लीट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं हुए। वैल्यूएशन का एरर आ गया जी, आपने कोई वैल्यूएशन कराई है, एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है, खुद इंटरनल वैल्यूएशन की है, उसमें मसले आ गए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के अंदर मसले आ गए, एक प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, आपने उसको अपने नाम से दिखाई हुई है। क्लासिफिकेशन के इशू आ गए भाई, रेवेन्यू को आपने अदर इनकम में चार्ज किया हुआ है। कट ऑफ के इशू आ गए, 31 दिसंबर 2021 आपका कट ऑफ है, क्लोजिंग पीरियड है, आपने 5 जनवरी की सेल्स जो है वो रिकॉर्ड की हुई है उधर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये रिस्क हो सकता है। इसके अगेंस्ट आपने प्रोसीजर करना है, आपने इन इन बेसिकली ये जो ऑडिट आपके हैं, आपने इन प्रोसीजर को लिंक करना है असर्शन से, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। आपकी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग शुड बी लिंक टू द असर्शन, ठीक है। डिटेक्शन इसको कम करने के लिए आप पहले तो ये काम करोगे, फिर आप एडिशनल सब्सटेंटिव टेस्ट करते हो, इंक्रीज नंबर ऑफ सैंपल्स, असाइनिंग द मोस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ टू द ऑडिट। ये एक जनरली चीज़ है, रिपीट की जा रही है बार बार, और आप देखते भी हो कि हाई रिस्क क्लाइंट पे जो आपके होते हैं चीज़ें स्पेशली लिस्टेड एंटिटी, उस पर फर्म का जो क्रीम होती है ना, फर्म की जो क्रीम होती है वो ज़्यादातर असाइन की जाती है, उनमें ज़्यादा रिस्क हो रहे होते हैं, रेगुलेटेड हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में वो चीज़ें चल रही होती हैं। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज़ द रेसिपी फॉर गुड ऑडिट प्रोसीजर। लिंक ऑडिट प्रोसीजर टू असर्शन, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, मतलब कि आप अपने ऑडिट प्रोसीजर को स्पेसिफिक रखें असर्शन पे। आप एक सिचुएशन को देखें, एनालाइज करें, और उसमें देखें कि कौन सी असर्शन हिट कर रही है,
और उस असर्शन को एड्रेस करने के लिए आप ऑडिट प्रोसीजर लिखें। अगर आपकी असर्शन एग्जिस्टेंस की हिट करती है तो आप बैठ के वॉचिंग तो नहीं करोगे ना यार, आप क्या करोगे, फिजिकली जाके देखोगे। ठीक है। आपका अगर रिस्क है कट ऑफ का, तो आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, आप सब्सिक्वेंट देख लोगे कि आप कोई ऐसी इन्वाइसेस तो नहीं है जो कि पर्टेन करती थी इस पीरियड से, वो बाद में आपकी रिकॉग्नाइज हो रही हैं, या बाद वाली इन्वाइसेस जो है वो इस पीरियड में रिकॉग्नाइज हो रही हैं। कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस। जब आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, आपने असर्शन से लिंक कर दिया, ठीक है, आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा, आपने देखा कि यार ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन दी हुई है इसमें आईएफआरएस का क्या रिस्क है, लीजेस का सवाल है, वो डेफर टैक्स का सवाल है कि अगर डेफर टैक्स रिकॉग्नाइज किया हुआ, सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि मैनेजमेंट विल नॉट बी एबल टू रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ द डेफर टैक्स एसेट। एसेट तो वो है ना कि यार जिसके बेनिफिट रियलाइज कर सको, एफबीआर आपको अलाउ नहीं करेगा, तो आप किस तरह से आप चीज़ें आगे उसको करोगे, आप एसेट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते। तो इस तरह आपने आईएफआरएस के अंडर जो रिस्क हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं और उसके अगेंस्ट आपने प्रोसीजर लिखना है। कोई ऐसा सवाल आ जाता है पेपर के अंदर कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो ना, बिल्कुल एक नई चीज़ आ गई और 6-7 नंबर का सवाल है और प्रोसीजर लिखने का, आपको पता ही नहीं है करना क्या है। तो यार ये बात याद रखो कि आप तो लेते ही अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट से हो, तो चले जाओ ना यार मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट से पूछ लो ना कि यार ये जो आप कर रहे हो कि यार रिपोर्टिंग है, फर्स्ट करो इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग है, उसमें बोल दिया कि आपने रिपोर्ट करनी है, आप बताओ क्या प्रोसीजर करोगे। अब किसी को घंटा कुछ नहीं पता यार, आईएफआरएस में कुछ नहीं है, फॉर्म में हमने कोई ऐसे असाइनमेंट की नहीं है, तो आप क्या बैक टू द बेसिक चले जाना, आप देखोगे कि यार मैनेजमेंट क्या प्रोसीजर कर रही है, आप वो देखना मैनेजमेंट क्या काम कर रही है, मैनेजमेंट के किए हुए प्रोसीजर को वेरीफाई कर लेना। फिर आपको चीज़ें क्लिक होना शुरू होंगी कि यार अच्छा इसमें तो ये भी हो सकता है, इसमें तो ये भी हो सकता है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बनी हुई है चीज़ों की, आपकी इस तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप हो गई है कि आप एक चीज़ में जब घुस जाओगे तो आप खुद ही एरियाज निकाल सकते हो। अच्छा ये फॉर्म फाइलिंग होती है, ठीक है, अब ये मुझे वेरीफाई करा दो, ये फॉर्म फाइलिंग आपने रेगुलेटर के साथ की है कि नहीं की है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप फ्रीक्वेंसी देख लेना, इस तरह की चीज़ें, मतलब आपने स्टार्ट इस तरह से करना है। और बेसिक सी चीज़ें आपको कुछ नहीं पता तो आप जाते ही हो ना यार, मैनेजमेंट से पूछते ही हो ना, हमारा ऑडिट से शुरू होता है, अंडरस्टैंडिंग से शुरू होता है। तो आप उस एक ब्रॉडर स्कोप को एक छोटी सी चीज पे ले आओ, आप अंडरस्टैंडिंग ले लो मैनेजमेंट से, वही ऑडिट साइकिल आप किसी एक प्रोसीजर पे भी अप्लाई कर सकते हो। इफ मैनेजमेंट हैज यूज द ऑडिट एक्सपर्ट, आप भी अपना एक्सपर्ट यूज कर लो यार। अगर मैनेजमेंट ने यूज नहीं किया और आपको लगता है कि यार वो ऑडिट और अकाउंटेंसी के मतलब दूसरी कोई स्किल्स है जो ऑडिट और अकाउंटेंसी से रिलेट नहीं करती है, आप अपना एक्सपर्ट यूज कर लो, एक्सपर्ट पे भी आप 3 से 4 तो प्रोसीजर लिख सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा, ये दिसंबर 2020 का एक क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा ये आपसे शेयर कर लिया जाए कि आप ऑडिट मैनेजर हैं केपीएल में और वेरियस प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगी हुई हैं पूरी कंट्री में। फॉलोइंग मैटर्स आपके पास आए हुए, केपीएल इज रिक्वायर्ड टू डीकमीशन इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड रिस्टोर द साइट एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। Notes to the financial statement for the year ended 30th September 2020 contain the following disclosures related to the decommissioning provision। अब ये साइट को डिकमिशनिंग करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, ये रिकॉग्नाइज किए हुए हैं इसने। इसमें ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, प्रोविजन फॉर द ईयर आ रहा है, रिवर्सल आ रही है, अनवाइंडिंग आ रहा है, बैलेंस एट द ईयर एंड आ रहा है। अब वो बंदा जिसने या तो एफ आर पढ़ा नहीं है वो थोड़ा सा हिल जाता है यार, वो थोड़ा सा हिल जाता है। या एफ आर वाले भी लोग कहते हैं कि यार ये क्या है यार, ये ऑडिट में एफ आर का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पे कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड द मैनेजमेंट एडजस्टेड इट्स मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्राइसेस assumption and discounted which had a significant impact on the asset valuation at 30th September 2020 KPL recognized an impairment of 2 2 billion against the carrying value of cash generating unit। रिक्वायरमेंट में आपसे कहता है कि ब्रीफ द ऑडिट टीम रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द अबव मैटर एंड द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। यार ऑडिट प्रोसीजर पूछ लेता सिंपल, लेकिन एग्जामिनर को पता है और ये वीडियो बनाने का मकसद भी है, और बिलीव मी और नॉट, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई हैंडल्ड इन माय एग्जामिनेशन, और इस टाइम में मैंने पास किया था। और मुझे कोई सिंगल डाउट नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। ड्राफ्टिंग में बिल्कुल एक परफेक्ट ड्राफ्टिंग थी, रिक्वायरमेंट समझ गया था। क्योंकि होता क्या है कि हम ऑडिट प्रोसीजर्स को रट्टा लगा रहे होते हैं और उसी को प्रोड्यूस करके आ जाते हैं। व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप समझो उस चीज़ को, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आप समझो कि आपने हर प्रोसीजर की एक लॉजिक देखनी है कि यार उस प्रोसीजर को अगर परफॉर्म किया जा रहा है तो क्यों परफॉर्म किया जा रहा है,
किस रिस्क के अगेंस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, किस असर्शन के अगेंस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, वही चीज़ जैसे पूछ ली कि आप ऑडिट टीम को अपना बताओ, मतलब लिख के दो कि यार क्या सिग्निफिकेंस है आपके एक ऑडिट प्रोसीजर की। चलते हैं सजेस्टेड आंसर पे। डीकमीशनिंग रिलेटेड उसने कहा कि मेजरमेंट ऑफ डीकमीशनिंग प्रोविजन ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज इनहेरेंटली, याद आया इनहेरेंटली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का एक कंपोनेंट है इनहेरेंट रिस्क, सब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स। इनहेरेंट रिस्क आ गया एज इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन of the expected decommissioning cost, the estimated life of the production facilities, and the application of an appropriate discount factor. Judgment, estimation to calculate the present value of the expected cost. From the moment of the provision, it is apparent that KPL has started some production facility in current year. Also needs to be investigated that what led to management reverse the provision in the current year. ये तो आपके अकाउंटिंग आप जब वेरीफाई करने जा रहे हो, मेन चीज आपकी ये है दोस्तों, जो पहला पैराग्राफ है आपका मेन ये है कि क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क है ड्यू टू सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इसमें एस्टिमेशंस और जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यही तो चीज कैम में है, फिर आप इसको कैम में भी रिपोर्ट करोगे। ओके, पार्ट 2 पे हम देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट CGU एंड देयर कैरिंग अमाउंट रिक्वायर सिग्निफिकेंट जजमेंट एस्टिमेशन। इट नीड्स टू बी कंसिडर दैट हाउ मैनेजमेंट मॉनिटर्स दी एंटिटीज ऑपरेशन। ये आपने देखा जो मैंने आपसे बात कही थी रेसिपी में कि भाई मैनेजमेंट से ही पूछ लेना कि क्या प्रोसीजर है, वही सेकंड लाइन में आपसे कह रहा है मैनेजमेंट किस तरह से करती है प्रोडक्ट लाइन एंड हाउ मैनेजमेंट मेक्स डिसीजन अबाउट द कंटिन्यूइंग और डिस्पोजिंग ऑफ एंटिटीज एसेट्स ऑन ऑपरेशन। क्योंकि आपकी जब अंडरस्टैंडिंग आप लोगे उसी से आप रिस्क निकालोगे कि व्हाट कुड गो रॉन्ग, और उसके अगेंस्ट आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, इसलिए मैंने कहा है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Apart from the identification of CGU, it is also need to be considered that how future cash flow or fair value less cost to sell of CGU, which is used to assess the recoverable value of property, plant and equipment and intangible asset is determined. तो ये चीजें कुछ आपने कंसिडर करनी है, आपने देखना ही देखना है यार, इसके बगैर आप बिलीव मी और नॉट, आप एक अच्छा ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन हैंडल नहीं कर सकोगे। आप रट्टे लगा लोगे, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स याद कर लोगे, लेकिन व्हाट अबाउट दोज ऑडिट रिस्क जो कि आज तक एग्जाम में टेस्ट ही नहीं हुए, लाइक हैजिंग पे प्रोसीजर पूछा ही नहीं है उसने, 37 39 पे प्रोसीजर पूछा ही नहीं है उसने, आप किस तरह से हैंडल करोगे? जब तक आप नहीं समझोगे कि कौन से IFRS में कौन से रिस्क आ रहे हैं, यू कैन नॉट हैंडल दैट। आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, और अगर आप पेपर में फंस जाओ ना, ये एक प्राइम टिप है कि आप बेसिक्स पे चले जाना यार। कमेंट कीजिए अपना इस वीडियो के नीचे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।